Hello guys, this is Udit and welcome to UD's lecture. Today we are gonna discuss about class 10 CBSE Economics chapter Money and Credit. दोनों अलग अलग चीज़ है, कॉन्ट्रास्ट हैं एक दूसरे के, आप डिफ्रेंशिएट दोनों में भी कर सकते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी है। तो लेट्स स्टार्ट हुआ टॉपिक। सबसे पहले हम एक सिस्टम है, इसमें पहले चलता था मनी तो बाद में आया, थोड़ी सी कहानी कवर कर लेते हैं। उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। क्या है ये सिस्टम? इस सिस्टम में ये सिस्टम था जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि मेरे पास एक थैला है जिसमें है वीट और एक बंदा है जिसके पास है चेयर। और सपोज़ करें कि मनी नहीं है, तो क्या होगा? अगर मुझे ये चाहिए चेयर तो, और मनी नहीं है और इसे ये चाहिए, तो एक्सचेंज हो जाएगा। और इस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम कहते थे इसे। वीट मतलब प्रोडक्ट्स की एक्सचेंजेशन हो जाती थी। परंतु यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांस, यानी वीट वाले को चेयर होनी चाहिए ज़रूरी, और चेयर वाले को वीट की वांट होनी चाहिए, जब ये सिस्टम पॉसिबल है। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ना हो तो ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। ये है पूरा सिस्टम जिसे कि हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब मनी की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ना हो, मीन्स अगर वीट वाले को चेयर चाहिए, चेयर वाला कहता मेरे तो राइस चाहिए भैया, मुझे तो वीट नहीं चाहिए। सपोज करो कि उसने ऐसा कहा, तो फिर क्या करें? क्योंकि वीट वाले को तो चेयर फिर मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो चेयर राइस वाले को बेचेगा, है कि नहीं? तो इसी वजह से, या दो तीन और कारण थे कि वैल्यूएशन प्रोडक्ट की ढंग से नहीं होती थी। जैसे अब तो अपन ने तय कर दिया कि 10 रुपये की चेयर है, अब कितनी वीट में कितनी चेयर, कितनी राइस में कितनी चेयर, बहुत ही हार्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। और वीट को कैरी करना मुश्किल है या कोई और प्रोडक्ट को कैरी करना मुश्किल है इन द कंपैरिजन ऑफ मनी। एक सिक्का या नोट या कोई पेपर करेंसी को कैरी करना आसान है, जबकि और कोई प्रोडक्ट को कैरी करना मुश्किल है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में अपन ने एक चीज़ कर दी, और वो चीज़ थी, जैसे कि आप सभी को पता है, वो चीज़ थी मनी। वो हमने एक मनी नामक इन दोनों के बीच में चीज़ लगा दी। अब इस बंदे को ये चीज़ ना भी चाहिए तो ये इसे मनी के द्वारा एक्सेस या बाय कर सकता है। तो मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ही नेसेसिटी थी इसकी, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया। पहले ये कोइन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म्स में था, अब मनी जैसे कि पेपर करेंसी में आ गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इफ़ समवन डिसएग्री टू एक्सेप्ट द मनी, कि किसी ने अगर मनी को एक्सेप्ट ना किया तो वो नहीं ये कर सकता, क्योंकि उसके दो तीन कारण हैं। वो कारण क्या हैं? वो कारण ये हैं कि पहला तो लॉ है ये, कि मनी का यूज़ हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि मनी उस, या मनी कह लो या उस कंट्री की करेंसी कह लो, उसका वहाँ के प्रोडक्ट के बाय और सेल में कोई भी मना नहीं कर सकता। दूसरा, ये ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो अब आपने पढ़ चुका है कि मनी क्यों नहीं कोई मना कर सकता, क्या कारणवश है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रेडिट। क्रेडिट एक टर्म है या एक एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर बोरोवर को कोई सर्विस, मनी या वगैरह वगैरह कुछ भी देता है, और बोरोवर इन रिटर्न प्रॉमिस करता है फॉर द फ्यूचर पेमेंट। तो ये है क्रेडिट। क्रेडिट का दूसरा नाम लोन भी होता है।
लोन भी के नाम से भी क्रेडिट को जाना जाता है, पहचाना जाता है। ज़्यादातर आप लोन ही शब्द सुनते हैं। तो अब आप थोड़ी कुछ क्रेडिट में दो सिचुएशंस को देखेंगे कि क्रेडिट बेनिफिशियल है या नहीं। सिचुएशन नंबर 1 हम देखेंगे एक इन्वेंटर की, सिचुएशन नंबर 2 हम देखेंगे एक फार्मर की। पहले ये इन्वेंटर वाली सिचुएशन देख। क्या है कि एक बंदा है, उसने एक टॉय इन्वेंट किया और उस टॉय की इतनी डिमांड होगी कि उसके पास उतना रैपिड पेस में प्रोडक्शन का कोई मशीन नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो क्रेडिट लेगा, लोन लेगा बैंक से, किसी भी सेक्टर से, किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से, एनीथिंग वो लोन लेगा और इन्वेस्ट करके मशीन लेगा। उसका यहाँ पे बेनिफिट कंफर्म है, दिख रहा है कि इसका फ़ायदा होगा लोन लेने से, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन पर एक डिमांड उसके पास ऑलरेडी है और वो फ़ायदा उठा लेगा। अब दूसरी सिचुएशन फार्मर की बात करते हैं। एक फार्मर है, उसने लोन लिया बीज बोने के लिए, उसने बीज बो दिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ओले पड़ गए, हेल स्टॉर्म आ गया और उसके बीज उसकी सारी फसल नाश हो गई। अब वो लोन कहाँ से चुकाएगा? नहीं चुका सकता। ये बंदा इन्वेंटर था, ये तो चुका सकता है क्योंकि मशीन ली, वो डिमांड उसके पास है, प्रोडक्शन किया, बेचा और जो इनकम आएगी उससे क्रेडिट का भुगतान कर देगा। पर फार्मर अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें उसका प्रॉफिट हुआ है और इसमें ऐसी सिचुएशन में आ गया कि जहाँ से निकलना मुश्किल है। ऐसे ही एक वर्ड आता है डेप्थ ट्रैप नामक एक वर्ड है। वो ये वर्ड है, ये क्या कहता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ से कि रिकवरी बड़ी पेनफुल होती है, मीन्स वेरी वेरी पेनफुल रिकवरी होती है। तो ये है कुछ क्रेडिट के बारे में। अब हम जान लेते टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू ऑफ क्रेडिट। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्रेडिट की हम जान लेते हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपके लिए एक जानकारी बता दूँ, कल लॉन्च होगी। अब नोटिफिकेशन चला गया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत चीज़ें आएंगी, वो आप अब डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म्स एंड कंडीशंस में चीज़ है, देख देता हूँ मैं। पहली, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर ब्याज लगता है दिखाना, वो आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। ना पता हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो बंदा अमाउंट देता है वो इसीलिए उसको बंदे को वो रुपये देता है कि वो उसे इंटरेस्ट दे। तो टर्म्स एंड कंडीशन में इंटरेस्ट रेट बताया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, कुछ कागजात कार्रवाई। तीसरा, मोड ऑफ रीपेमेंट, कि वो वापस कैसे पेमेंट करेगा ये भी दिखाया जाता है। चौथा होता है कोलेट्रल। ये एक नया टर्म है आपके लिए, कोलेट्रल। क्या चीज़ है ये? कोलेट्रल एक आप गिरवी रखना कहते हैं ना जिसे, वो कोलेट्रल है। जिसे गिरवी रखना कहते हैं वो कोलेट्रल। कैसे सोचिए, ये क्या होता है कि दिस इज, ये सबसे पहले तो बोरोवर होता है ना, वो लेंडर को देते हैं। किस लिए कि अगर बाय चांस वो लोन ना पे करे तो वो कोलेट्रल पे अपना अधिकार जता सकता है। कौन अधिकार जता सकता है? लेंडर अधिकार इस पे जता सकता है। तो ये है कोलेट्रल, जिसे सिक्योरिटी भी कहते हैं। सिक्योरिटी से आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, क्या मसला है। कोलेट्रल समझ में आ गया? ना आया हो तो कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा। अगला अब आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस। हमने पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब आप एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज कनेक्शन बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर थ्रू बैंक। थ्रू बैंक, चलिए पढ़ते हैं इस चीज़ को, आप डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़े से डायग्राम से बना लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेते हैं डायग्राम। ये बैंक है, सपोज इट बी बैंक। ये एक बंदा है, ढंग से बना लेते थोड़ा। ये एक बंदा है। अब देखें, ये डिपॉजिटर है, डी से डिनोट कर देते हैं। ये बोरोवर है, इसके पास एम्प्टी है, इसके पास फुल है। ये तो ये क्या करेंगे, ये बैंक में जाएगा। किस लिए जमा करवाएगा, ये बहुत कारण है। अभी इससे आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि व्हाई समवन डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक। क्यों डिपॉजिट करता है? 2-3 कारणों से डिपॉजिट करता है। पहला कारण यही है कि उसे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, सिक्योरिटी मिलती है, घर से ज़्यादा सिक्योरिटी बैंक में। तीसरा, वो कभी भी चाहे तो अपने पैसे निकलवा सकता है। ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से बंदा बैंक में जमा करवाता है। बोरोवर बैंक से पैसे लेगा, तो ये बैंक बीच में है मीडियम। ये बैंक है बीच में एक मीडियम। ये मीडियम का रोल करेगा दोनों के बीच में। पैसे इससे लिए, इसको दे दिए, बस कहानी खत्म है, इसका और कोई रोल नहीं है। पर इसकी इनकम कैसे होएगी? इस पे जो इंटरेस्ट रेट देगा वो होगा कम, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगाएगा वो होगा हाई। तो बीच में जो इंटरेस्ट रेट का इन दोनों का डिफरेंस होगा वो उसका इनकम होगी। अब देख लो कितनी इनकम होती है, कितनी सैलरी होती है। बैंक पीओ की सैलरी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। तो बैंक अब कितने पैसे रखेगा भाई अपने पास? क्या सारे दे देगा? नहीं, वो सारे नहीं दे सकता। एक बैंक है, वो अपने पास 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट रखता है, और इस टर्म को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। और ये मॉनिटर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। 2 सेक्टर्स हैं क्रेडिट के, उन दोनों के नाम आपको पता ही होंगे मुझे लग रहा है। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। क्या है दोनों में डिफरेंस? क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ RBI फॉलो करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ RBI नहीं फॉलो करता। ठीक है। फॉर्मल सेक्टर अकॉर्डिंग मॉनिटर होता है RBI के द्वारा, ये इनफॉर्मल सेक्टर मॉनिटर नहीं होता RBI के द्वारा। तीसरा डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, कि इसका इंटरेस्ट रेट फॉर्मल सेक्टर का वो लो रहता है, और इसका इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहता है, काफ़ी हाई रहता है। फॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल्स हैं, वो हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इनफॉर्मल सेक्टर के रिलेटिव फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, बिग बिजनेसमैन, ये है। और इसमें कोलैटरल मांगा जाता है वो थोड़ा अधिक होता है, इसमें कोलैटरल मांगा जाता है वो थोड़ा कम होता है। ये है सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। अब आप डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ RBI। क्या क्या फंक्शंस है? पहला, ये सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये CRR को भी मॉनिटर करता है। तीसरा ये फंक्शन है कि इंटरेस्ट रेट को भी देखता है कि लो रखें। चौथा, ये करेंसी को भी ऑथराइज या करेंसी को छापता है। ये इसके कुछ
मेन फीचर्स हैं आरबीआई के। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट की, वो है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स हैं वो कोलेटरल मांगते हैं, तो अब गरीब बंदा है वो क्या कोलेटरल, क्या गिरवी रखेगा, कुछ होता ही नहीं उसके पास बेचारे की 100 रुपये की पर जिसकी इनकम है वो क्या गिरवी रख सकते हैं, कुछ नहीं, नथिंग। तो वो क्या करते हैं कि 15-20 जनरली एक एश्योर्ड एसएचजी में 15-20 मेंबर होते हैं, वो मिलके महीने के 25 से 100 या जितने भी उनकी कैपेसिटी है उतने वो रुपए जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर उन इकट्ठे रुपीज़ के या तो उन्हीं रुपीज़ से जिसको लोन चाहिए उनके ग्रुप में उसे लोन दे देते हैं, या फिर वो इस अमाउंट को एज अ कोलेट्रल लेके बैंक से लोन लेके और फिर उसको आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, ये है एसएचजी, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इनका, बहुत ही एक्सीलेंट। तो ये था अपना पूरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं आपके ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स, यू विल हैव अ वेरी नाइस डे।